हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यानी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, साथ में हमने स्टडी किया था सूडो ऑर्डर रिएक्शन, और हम लोग जाने थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन in which rate is independent of concentration of reactant is called zero order reaction. The reaction in which rate is independent of concentration of reactant is called zero order reaction। ऐसे रिएक्शन जिसमें कि रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं और ये रिएक्शन है ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट पी बन रहा है। तो हमेशा ऐसा ही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक रिएक्टेंट होगा और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम इसका रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ लिखने का क्या तरीका था? रेट इक्वल टू रेट लॉ में रेट लिखने का क्या तरीका है? स्मॉल आर ओ आर जो हम लोग लिखते थे वो हम लोग शॉर्टकट में स्मॉल आर के रूप में लिखते हैं। तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे? आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ए हमारा क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर जो रेट है वो कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। तो हमारा जो रेट है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ हम बात देख करके भी समझ गए, अगर पावर जीरो है तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था? जब पावर जीरो हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हम कह सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ जीरो ऑफ कंसंट्रेशन। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। इसी को तो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, है कि नहीं? तो ये जीरो ऑर्डर का क्या हुआ? रेट लॉ इक्वेशन हुआ, या इसे हम लोग सिंपली रेट लॉ कहते हैं। तो यहाँ ए के पावर जीरो है। हम लोग पढ़े थे ना, जब भी कोई भी रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता हो, कांस्टेंट रहता हो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो ऐसे केस में हम लोग उसका पावर क्या ले लेते हैं? जीरो लेते हैं। यानी हम लोग पढ़े थे एक्सेस क्वांटिटी जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बिल्कुल चेंज ना हो, यानी रेट के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो, तो ऐसे केस में रिएक्टेंट पे जो पावर है वो हम जीरो लेते हैं। यानी ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डेट रिएक्टेंट हम लोग जीरो लेते थे। तो अगर हम यहाँ पर रेट लिखें तो रेट इक्वल टू क्या होगा? कि ए के पावर जीरो मतलब 1। तो यहाँ पर जो रेट है वो क्या है? रेट कांस्टेंट के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ पर जो रिएक्शन का रेट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होगा? घटेगा। कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होगा? घटेगा। लेकिन रेट ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि रेट क्या है? कांस्टेंट है। रेट समय के साथ बढ़ेगा ना घटेगा,
कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, घट सकता है, यानी कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान क्या होगा, घटेगा ही। जैसे जैसे रिएक्शन होगा तो कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का वो समय के साथ क्या होगा, घटेगा, लेकिन रेट चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि रेट क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ किसके किसके बीच में, कंसंट्रेशन और रेट के बीच में। तो हम यहां पर ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं किसके किसके बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। तो यहाँ पर जो ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं किसके बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। तो कंसंट्रेशन को आपको ऐसे भी लिख देगा। तो हम यहाँ पर रिएक्टेंट क्या लिए हैं, ए, तो कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो आपको कंसंट्रेशन ऐसे भी लिख देगा, या तो ए को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देगा, तो ये भी आपका कंसंट्रेशन हुआ। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ रेट कैसे वैरी करता है, तो रेट वैरी कंसंट्रेशन के साथ नहीं करता। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कंसंट्रेशन समय के साथ घटते जाएगा, लेकिन रेट पे कोई असर नहीं होगा, यानी समय के साथ कंसंट्रेशन क्या होगा, घटते जाएगा, लेकिन रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हुआ रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ। अगर हम बोले रेट और टाइम के बीच में ग्राफ क्या होगा, अगर हम बोले रेट, यहाँ पर फिर से एक ग्राफ बनाइए, लेकिन ये ग्राफ किसके बीच में होगा, रेट और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा होगा। तो क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या रेट में कोई परिवर्तन होने वाला है, नहीं, क्योंकि रेट क्या है हमारा यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एकदम कांस्टेंट रेट से रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन रेट क्या है, वही का वही है, कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ हमेशा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो ये था ग्राफ किसके बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, और रेट और टाइम के बीच में। यहाँ पर रेट चेंज होने वाला नहीं है, और ऐसा कब पॉसिबल होता है, केवल और केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो ग्राफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे ग्राफ पे ही क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ग्राफ पे पूरा कमांड होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग कंप्लीट मैथमेटिकल स्टडी करने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर, यानी हम लोग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट लॉ क्या था, तो रेट लॉ एक इक्वेशन लिखते थे जिसमें कि रेट और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन देखते थे। लेकिन यहाँ पर भी हम एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, आगे चल के हम इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये रेट लॉ क्या है, एक तरह का इक्वेशन होगा जीरो ऑर्डर का। तो जीरो ऑर्डर का जो एक इक्वेशन हम बनाने जाएंगे वो हर जगह यूज होगा, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यानी उस इक्वेशन का आप हर जगह अप्लाई कीजिएगा, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होता है वो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे वैरी कर रहा है वो बताएगा। यानी यहाँ पर जो रिलेशन हम देखेंगे किसके बीच में, टाइम और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के बीच में। आखिर टाइम और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, वो हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन लिख लें। तो जीरो ऑर्डर का रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है, पहले रिएक्शन देखें। रिएक्शन में क्या होता है, ए से क्या बनता है, प्रोडक्ट पी,
तो आपको हमेशा रिएक्शन ऐसा ही देखने को मिलेगा, एक रिएक्टेंट रहेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, और जो रेट होगा वो क्या होगा, R इक्वल टू के ए के पावर 0। तो ये कौन सा इक्वेशन है, रेट लॉ, रेट लॉ इक्वेशन है या रेट लॉ एक्सप्रेशन भी इसे कहते हैं। तो अच्छा, एक और तरीका था ना हम रेट फाइंड करने का, रेट फाइंड करने का क्या तरीका था हमारे पास, रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी लिखते थे। ये कौन सा, इसका क्या नाम था, इस तरीका का क्या नाम था, रेट इस तरह से लिखते थे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ये तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, यानी यहाँ पर जो, तो ये था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में देखते थे रेट। तो आर के जगह पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल टू क्या, के ए पे पावर 0 हम नहीं लिखते हैं, या इसको भी लिख देते हैं, अगला स्टेप में इसको हम हटा देंगे। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं डी ए के पावर, कंसंट्रेशन के पावर 0 होगा तो 1 होगा, डी टी को उधर भेज देते हैं, और ये जो माइनस था माइनस इधर कर दिए, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, माइनस के डी टी था, डी इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट क्यों करते हैं, इसको बड़ा बनाने के लिए। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट क्या लगाएंगे, तो जब टाइम 0 था, क्योंकि यहाँ टाइम लिए और कंसंट्रेशन लिए हैं, तो जब टाइम 0 था, ए का कंसंट्रेशन क्या था, ए नोट था, ए का कंसंट्रेशन क्या था, ए नोट था। और जब टाइम टी हुआ कुछ समय बाद, तो ए का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ए हो गया, यानी अमाउंट घट गया, यानी ए नोट बड़ा है, समय के साथ धीरे धीरे ए का जो अमाउंट है वो ए हो गया, यानी ये कम हो गया। तो जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन क्या था ए का, ए नोट, है कि नहीं। और जैसे टाइम क्या हो गया, टी हो गया, टाइम क्या हो गया, टी हो गया, यानी जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन था ए का, ए नॉट, और जैसे टाइम क्या हो गया, टी हो गया, टाइम टी हो गया, तो कंसंट्रेशन ए नोट का, ए का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी ए का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ए होगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, ए नोट माइनस के तो बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी, और यहाँ पर लिमिट लगा देंगे टी और 0। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, पहले अपर लिमिट फिर ऐसा होता है, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। तो हम इस चीज़ को इधर लिखने जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखें इसको, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, ये माइनस वाला इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस, सॉरी माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए नोट उधर जाएगा तो प्लस ए नोट माइनस के टी। तो ये हमारा क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया, और इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स।
तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट लॉ है और ये 99% रिएक्शन के लिए यूज होगा। वो किस तरह का रिएक्शन के लिए, जब रिएक्टेंट ए से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो यहाँ पर ए क्या है, ए है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, नहीं किसी भी समय। ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के क्या है हमारा, यहाँ पर के है हमारा रेट कांस्टेंट और टी क्या है हमारा, टी है हमारा, टी क्या है जी, टी है टाइम। और कौन सा टाइम, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ए नॉट से ए हो जाए। टाइम ड्यूरिंग या टाइम फ्रॉम कंसंट्रेशन चेंजेज फ्रॉम ए नॉट टू ए। जब कंसंट्रेशन चेंज हो गया ए नॉट से ए हो गया, वो टाइम है। उसी टाइम को हम लोग क्या नाम दिए हैं, टी नाम दिए हैं। क्या अब हम इस इक्वेशन पे ग्राफ बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। इस इक्वेशन पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ये इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन पे हम लोग अब ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, इस पे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिए, यहाँ जो ग्राफ बनेगा किसके बीच में बनेगा, कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इसको हम क्या कर रहे हैं, ये ए क्या है, ये जो ए है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, याद रहे कि ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और किसके बीच में, टाइम के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। तो ग्राफ कैसा होगा, तो पहले इस इक्वेशन को आप लिख लीजिए। तो इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखो तो हमारा जो ये इक्वेशन है ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट लिख सकते हैं, वही तो चीज़ है ना। ए इक्वल टू माइनस के टी को आगे लिख दिए, इसको पीछे लिख दिए। तो ये किस पे सेटिस्फाई हो रहा है ये इक्वेशन, वाई ए, वाई पे क्या रखें, ए को, और ये हमारा एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एम टी जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे है, प्लस सी। तो ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर a हो गया y और x हो गया t और c क्या है, इंटरसेप्ट, ये कौन है, a नॉट। और यहाँ जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। m मेरा यहाँ पर स्लोप है और स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, आगे नेगेटिव लगा हुआ है, यानी माइनस के हमारा क्या है, स्लोप है वो नेगेटिव है। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी रहेगा, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर पॉजिटिव होता स्लोप तो ऊपर की तरफ जाता, लेकिन स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ c क्या है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कहाँ बनाते हैं, y एक्सिस पे। तो ये जो इंटरसेप्ट है वो c है, और c क्या है हमारा, a नॉट है। तो ये a नॉट क्या है हमारा, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारा a नॉट। और स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन नीचे की तरफ होगा। और एंगल किधर से मेजर करेंगे, इधर से या इधर से, ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन से, ऐसे करके मेजर करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, और ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो हमारा जो स्लोप होगा इस ग्राफ का, इसको कहते हैं हम लोग क्या, टेन थीटा। क्या कहते हैं,
टेन थीटा, और वो क्या है, किसके बराबर है, हमारा स्लोप क्या है, माइनस की। हमारा स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, माइनस की। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमेशा अक्सर देखने को मिलता है। तो जब भी अगर पूछेगा कि अगर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है विथ ए नेगेटिव स्लोप, तो वो जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का भी ऐसा ही ग्राफ होता है, लेकिन इस जगह पे लॉग ए लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर अगर ग्राफ अगर आपको दिखे कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में, और वो भी नेगेटिव स्लोप के साथ, तो ऐसा ग्राफ हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, ए के साथ क्या लगा होगा, लॉग लगा होगा। तो जब भी लॉग ए लगा होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ आगे लॉग लगा होगा, तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का होगा। वो हम अगले वीडियो पे देखेंगे। अब अगर हम पूछे कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के साथ टाइम किस तरह से वेरी करेगा, तो जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। उसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने बोले तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो उसका भी ग्राफ क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे टाइम और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अब हम लोग यहां देखते हैं कि ये हमारा क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ है, एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको अगर फिर से वापस इधर ले आएं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अब इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए इक्वल टू प्लस के टी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ए नॉट से ए बन रहा है कि नहीं, जैसे एक रिएक्शन हो रहा था, अभी एक रिएक्शन हो रहा था, ए से पी बन रहा है, ठीक है ना। तो जब टाइम जीरो था, ठीक है, तो इसका अमाउंट क्या था, ए नॉट, और इसका अमाउंट क्या था, जीरो। जब टाइम जीरो था रिएक्शन स्टार्ट हुआ। जैसे टाइम क्या हो गया, टी हो गया, तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट घटा होगा। कितना घटा होगा, ए नॉट माइनस एक्स, एक्स खर्चा हुआ होगा ना, और इसका अमाउंट कितना बना होगा, एक्स। ये एक्स खर्च हुआ और तब जाके बना प्रोडक्ट एक्स, है कि नहीं। तो ये जो ए नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन के बीच का जो डिफरेंस था यही तो एक्स था ना। ए इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए माइनस ए एक्स, तो यही तो जो था वो क्या बन गया, ए बन गया ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन और जो टाइम टी होने पर जो कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन मिला उसको घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट। तो इसको हम लोग एक्स लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, के टी। तो एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर ग्राफ खींचा जाएगा किसके बीच में, तो अगर हम ग्राफ खींचे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, और टाइम के बीच में, तो ये कैसा ग्राफ है, ये ग्राफ जो है y इक्वल टू एम एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ ये ग्राफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, y इक्वल टू एम एक्स सेटिस्फाई कर रहा है। y कौन है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और x क्या है यहाँ पर, टाइम, और स्लोप क्या है के, और इस बार स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो स्लोप हो गया वो क्या हो गया, दैट इज टेन थीटा, और वो क्या होगा हमारा के।
तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन एकदम, जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ग्राफ पे कहीं भी क्या होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ग्राफ एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको ग्राफ अच्छे से याद रहना चाहिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो लगभग 4-5 ग्राफ होंगे, अब तक हमने 4 ग्राफ कवर कर लिया है। पहला ग्राफ था कंसंट्रेशन रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, रेट और टाइम के बीच में। तीसरा है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, जो कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ का था। और यहाँ पर जो अब चौथा ग्राफ मिला आपको, क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में। तो ग्राफ में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे अब हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ है क्या, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें 50% ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उस टाइम को कहते हैं हम लोग हाफ लाइफ, या 50% ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम होने में जो टाइम लगे उसी को कहते हैं हम लोग हाफ लाइफ। The time in which 50% of reaction is completed is called half life time या simply half life। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, हाफ लाइफ को, हाफ लाइफ को हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से, या तो हम इसको टी 50% भी लिखते हैं। हाफ लाइफ को कैसे डिनोट करते हैं, टी हाफ से या टी 50% से डिनोट करते हैं। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें क्या था, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी था। याद रहना चाहिए क्वेश्चन, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या है, अगर 50% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो जो ए नोट है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ए नोट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी जो कंसंट्रेशन है, यानी जब टाइम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब टाइम क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। जब टाइम क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। जब 50% ऑफ रिएक्शन होगा, जो टाइम क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। और जो ए जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है कि नहीं। इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब यही चीज़ हम इसी इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। ए क्या है, ए नॉट बाय 2, इसी इक्वेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू ए नॉट माइनस के, और टी क्या है, टी हाफ। इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, के टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2।
तो ये एक है और ये क्या है, आधा। एक में आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा, है कि नहीं। और टी हाफ, एक में आधा बचाएंगे तो क्या बचेगा, एक में आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा ना, तो A0/2। और यहाँ पर जो के लगा हुआ है, यहाँ पर के था ना, इस के को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो के लगा हुआ था ये कहाँ चला गया, 2 के पास चला गया। जो टी हाफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका क्या फॉर्मूला आया, टी हाफ इक्वल टू A0/2 के, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2 के। तो A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और के क्या है, रेट कांस्टेंट है। तो ये हुआ हाफ लाइफ। तो याद रहना चाहिए एकदम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको ज़्यादा जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बोर्ड हो चाहे आपका कंपटीशन हो। तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही है। तो यहाँ पर आपको जो हाफ लाइफ भी पढ़ना होगा वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का ही याद रखना होगा। तो टी हाफ इक्वल टू A0/2 के। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो क्या था, 100 m था, ठीक है, और वो घट के क्या हो गया, 50 m हो गया। तो आधा रिएक्शन हो गया। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था 100, अब वो हो गया कितना, 50। तो मान लेते हैं टाइम कितना स्पेंड हुआ, 20 सेकेंड। कितना टाइम स्पेंड हुआ, 20 सेकेंड या 20 मिनट, इसको आप 20 मिनट मान लो, ठीक है। तो 20 मिनट टाइम लगा। तो 50 से 25 होने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर आपको टाइम बताना है कि यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, कितना मिनट टाइम लगेगा। 50 से 25 होने में कितना टाइम लगेगा, 100 तो नहीं बोल रहा है, 50 से 25 होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पर रेट क्या है, कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट रेट है, यानी कांस्टेंट स्पीड से होगा। जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं ना, अगर कोई व्हीकल या कोई कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी रिएक्शन कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे करेगा, वहाँ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। तो 100 से 50 हुआ, कितना लगा टाइम, 20 मिनट। अब 50 से 25 होगा, यानी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 25 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आधा हो गया, तो टाइम आधा लगेगा। कांस्टेंट रेट से चल रहा है ना रिएक्शन, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा, अगर 50 से 0 होना था तो फिर टाइम 20 मिनट लगता है, लेकिन यहाँ 50 से 25 हो रहा है, तो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 50 से 25 होने में कितना लग जाएगा इसको, 10 मिनट। अब बोलेगा 25 से 12.5 होने में क्या होगा, तो कितना हुआ, आधा हो गया डिस्टेंस। तो टाइम भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, 50 से 25 होने में 10 मिनट लग रहा था, और 25 से 12.5 चेंज कितना हो रहा है, 12.5 का, यानी आधा हो गया। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 5 मिनट। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होते जाएगा, तो ये जो वैल्यू, ये टी क्या है, कौन सा टी है, ये टी हाफ है। ये क्या है, ये टी हाफ है ना, 50% रिएक्शन होते जा रहा है, तो इसे टी हाफ करें। तो टी हाफ क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, अमाउंट घटते जा रहा है। टी हाफ घटते जा रहा है क्योंकि अमाउंट घटते जा रहा है, क्योंकि टी हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। देखिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कम होते जाएगा तो टी हाफ भी तो कम होते जाएगा, है कि नहीं। इनिशियल कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, पहले इनिशियल कंसंट्रेशन था 100, तो टी हाफ था 20 मिनट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन 50 हो गया, तो ये भी तो आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन 25 था, तो टी हाफ फिर से क्या हो गया, आधा हो गया। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर वो किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो हम लिख सकते हैं
हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी टी हाफ जो है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बात याद रहना चाहिए आपको, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है कि आप जब खाना खाते हैं, कोई भी आदमी अगर खाना खाता है तो लगभग सबका अपना रेट, खाने का जो रेट होता है, खाने का जो स्पीड होता है, वो सबका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं है कि वो कभी ज़्यादा जल्दी खाने लगता है। जब वो खाना खाने बैठता है तो जो भोजन का जो रेट होता है वो लगभग कांस्टेंट ही होता है, ठीक है ना। अगर 10 मिनट में अगर रोटी खाता है, 4 रोटी, तो 10 मिनट में हमेशा खाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, जो हम लोग जो खाना खाते हैं, वो एक जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है। कारण है कि थाली में जैसे जैसे खाना खाते हैं अमाउंट कम होते जाता है, तो थाली में जो कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है तो रेट वहाँ पर कांस्टेंट रहता है, वहाँ पर रेट कांस्टेंट होता है, वहाँ पर रेट घटता नहीं, कंसंट्रेशन कम हो रहा है लेकिन रेट कांस्टेंट ही रहता है। तो ये जीरो ऑर्डर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमारा बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है, खाना जो पचता है, वो भी जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है। वो कांस्टेंट रेट से होता है, चाहे ज़्यादा खाइए चाहे कम खाइए, ठीक है ना। अगर ज़्यादा खाइएगा तो क्या होगा, ज़्यादा इस रेट से नहीं खाना पचेगा, कम खाइएगा तो ऐसा नहीं खाना जल्दी पचेगा, वो कांस्टेंट रेट से पचता है खाना। तो हम डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो ए जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जब भी हाफ लाइफ के बारे में बात होगा तो यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड लगा देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ को देखें, अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें टी हाफ का और टी हाफ वर्सेस ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो ये ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे आप इनिशियल कंसंट्रेशन का खींचिए चाहे टाइम के साथ खींचिए। तो यहाँ पर जो y है, यहाँ पर हम टी हाफ को लिए हैं और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या, ए नॉट, और हमारा जो स्लोप होगा वो क्या है, स्लोप 1/2 के। तो स्ट्रेट लाइन है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 100 मोल पर लीटर और 100 मोल पर लीटर इनिशियल कंसंट्रेशन है और 10% रिएक्शन हुआ। कितना रिएक्शन हुआ, 10% कंप्लीटेशन। तो रिएक्शन कितना परसेंट हुआ, 10%। अगर 10% रिएक्शन हुआ तो कितना होगा कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा 90। तो 10% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा, टी सेकेंड। कितना टाइम लगा, टी सेकेंड टाइम लगा, यानी टी टाइम लगा, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पूछेगा कि अगर रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीटेशन हो, 80% कंप्लीटेशन हो, तो 80% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो, यानी फाइनल अमाउंट क्या होगा 20 m हो जाएगा। अगर 80% रिएक्शन होगा, अगर इनिशियल 100 था, 80% रिएक्शन हो जाएगा, तो फाइनल अमाउंट क्या बचेगा 20। तो 100 मोल पर लीटर से 20 मोल पर लीटर, यानी 80% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, ये पूछ रहा है। तो अभी हम क्या बताए थे कि ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे हम क्या लगा सकते हैं, यूनिटरी मेथड। तो 10% लगेगा, 10% रिएक्शन होने में लगा टी टाइम, फिर 10% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, टी टाइम। 80 से फिर 70 होने में कितना लगेगा, 70 m होने में टी टाइम। 70 से 60 होने में कितना लगेगा,
10% रिएक्शन होते जाएगा टी टाइम। 50 m होने में कितना टाइम लगेगा? टी टाइम। 10% रिएक्शन हुआ। 50 से 40 होने में कितना टाइम लगेगा? टी टाइम। 40 से 30 m होने में कितना टाइम लगेगा? टी टाइम, क्योंकि समान रेट से रिएक्शन हो रहा है। और 30 m से रिएक्शन कितना 20 m हो रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम। तो टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? आपका आंसर होगा 80, है कि नहीं? तो इस पर हम यूनिटरी मिनट लगा देंगे कि 10% हुआ तो टी टाइम, 80% होगा तो कितना लगाएगा? 80। 10% हुआ तो टी टाइम लगा और 80% होगा तो क्या होगा? 80 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि रेट क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि जीरो ऑर्डर पे बेस्ड है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर ए रिएक्शन जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर जो रिएक्शन दिया हुआ है वो क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इफ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन इज 2 मिनट, तो 50% रिएक्शन होने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ रिएक्शन। तो 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पर बोला गया है 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में अगर 2 मिनट लग रहा है तो 75% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमारा? तो यहाँ पर दिया हुआ है टी हाफ दिया हुआ है, या टी 50% दिया है। कितना दिया हुआ है? टी 50% या टी हाफ जो है वो हमारा 2 मिनट है। और हमें फाइंड क्या करना है? टी 75% फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत लोग तो ऐसे देख के ही बता देगा आंसर। तो हमारा जो काइनेटिक इक्वेशन था वो क्या था? ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो इस इक्वेशन पे हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे टी 50% के लिए। तो टी 50% के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे ये इक्वेशन तो क्या होगा ज़रा देखिए। तो ये हो जाएगा ए नॉट बाय 2 इक्वल टू, या इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या मान लेते हैं? यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं? 100। इनिशियल कंसंट्रेशन हम क्या मान लिए? 100। तो अगर रिएक्शन 50% हुआ होगा तो ये कितना हो जाएगा? 50। 50% रिएक्शन हुआ होगा तो रिएक्शन तो ए का अमाउंट क्या हो जाएगा? 50। तो यहाँ ए क्या लिख लेंगे? 50 ए नॉट 100 माइनस के, और टाइम क्या है? टी 50%। अब हम क्या करते हैं? इसको माइनस वाले को उधर कर देते हैं। तो के टी 50% इक्वल टू 100 माइनस 50, है कि नहीं? तो टी 50% क्या होगा? 100 में 50 बाय के। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब यही काम हम किसके लिए करेंगे? टी 75% के लिए। तो यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे टी 75% के लिए। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन हम यहाँ पर क्या लेंगे? 100। इनिशियल हमेशा क्या लेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लेंगे। और जब 75% रिएक्शन अगर हो जाएगा तो ए क्या बचेगा? अगर 75% रिएक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, तो कितना बचेगा अमाउंट ए का? 25। तो अप्लाई कर देते हैं इसी के लिए। तो ए हो गया 25 इक्वल टू 100, ए नोट तो 100 माइनस के टी 75%। तो के टी 75% इक्वल टू 100 माइनस 25, यानी 100 माइनस 25। तो के 75% इक्वल टू हो जाएगा
75/k, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो हम यहाँ दो इक्वेशन बना लिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेट करने जा रहे हैं हम लोग। इक्वेशन 2 और 1 को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग, जो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो हम लोग डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो t 75% बाय t 50% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75/k बटे 50/k। तो इसको हम आगे इस तरह से लिख सकते हैं, t 75% t 50% इक्वल टू, तो 75/k, और ये जो नीचे जो डिवीजन है इसको उल्टा कर देंगे ना, मल्टीप्लाई करके, ऐसा करते हैं ना, इसको ऊपर इसको नीचे, के कैंसिल, 25 से ये 3 बार में और ये 2 बार में, तो t 75% इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, t 50% कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2 मिनट, तो 2 रख दिए, और ये 3/2, तो t 75% हो गया 3/2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल, तो t 75% हो गया हमारे पास 3 मिनट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये लॉन्ग प्रोसेस था। अब अगर हम इसका शॉर्टकट मेथड देखना चाहते हैं तो क्या है, क्या करना होगा कि हम इनिशियल क्या लिए हैं, इनिशियल लिए हैं 100 m से 50 m होने में कितना लग रहा है, ये तो 50% होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। यहाँ टाइम क्या लग रहा है, 2 मिनट। अब 50 से 0 होने में कितना टाइम लगेगा, ये बताइए, 0 m होने में कितना लगेगा, 2 मिनट, क्योंकि रिएक्शन कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिटी मेथड कहेंगे, 100 से 50 होने में 2 मिनट, तो 50 से 0 होने में भी 2 मिनट। लेकिन हमें यहाँ पूछ रहा है t 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में, तो 75% होने में बीच में तो जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पर 75% कंप्लीट होने का मतलब 25 m लगेगा, है कि नहीं। तो जब 100 से 50 गया 2 मिनट, तो 50 से 25 होने में कितना लगेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो गया, तो हाफ लाइफ भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 से 50 होने में 2 मिनट, और 50 से 25 यानी 25 का चेंज होने में यहाँ पर कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट। तो यही तो 100 से 25 होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2 + 1, दैट इज t 75% होने में 3 मिनट लग रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि अगर कोई रिएक्शन है 20% होने में उसको 40 मिनट लग रहा है, और 40% रिएक्शन होने में 80 मिनट लग रहा है, तो बताइए रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अगर क्वेश्चन क्या रहेगा, 20% रिएक्शन कंप्लीट होने में, क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 20% कंप्लीटेशन होने में कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट, और 40% रिएक्शन कंप्लीटेशन होने में कितना लग रहा है, 80 मिनट। तो बताइए इस यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसका ऑर्डर क्या है। तो आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। 20% होने में 40 मिनट, और 40% रिएक्शन कंप्लीट होने में 80 मिनट लग रहा है। तो आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो 20% रिएक्शन हुआ
40 मिनट लगा, 40% हुआ 80 मिनट। तो यहाँ पर लग रहा है कि रेट कांस्टेंट है, 20% हुआ, यानी अगर हम देखें यहाँ पर 100 से 20% कंप्लीट होने का मतलब 80 m, और 40% होने का मतलब 60 m, ये 20% हुआ ना, और यहाँ पर यहाँ तक होने में 40%, तो 20% यानी 100 से 80 होने में कितना लग गया इसको 40 मिनट, और 100 से 60 होने में इसको लग गया 80 मिनट। तो आप बताइए 20% यानी 20 का चेंज हुआ, और यहाँ पर कितना चेंज हुआ 40 का चेंज हुआ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर चेंज डबल हो गया, तो टाइम भी तो डबल हो गया, यानी कांस्टेंट रेट से रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो हम लोग रेट कांस्टेंट का यूनिट पढ़े थे, जीरो ऑर्डर का वही होता है, जो रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर टाइम या मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी हम लोग अगले क्लास में डिटेल स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।